brought to you by American Pistachios. नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। जो पार्टियां आपसे तमाम मौक़ों पर वोट मांगती हैं और वोट मांगने के लिए तमाम पोस्टर होर्डिंग छपवाती हैं, चुनावी रैलियां आयोजित करवाती हैं, इस सब में बहुत सारा पैसा भी खर्च करती हैं। पार्टियों का पैसा होता है ये पैसा पार्टियों को मिलता है चंदे से। चंदे देने के अब कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है कि कंपनियां या धन्ना से चेक काट कर चुनावी खाते में जमा करवा देते हैं। आम लोग भी चंदा देते हैं। लेकिन एक और तरीका है जो काफ़ी अपारदर्शी है मौजूदा व्यवस्था के तहत। ये तरीका है चुनावी बॉन्ड्स का या इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये बॉन्ड ऐसी शय है कि किसी पार्टी को किसने चंदा दिया इसका आप पता नहीं लगा सकते। केंद्र की मोदी सरकार बार बार इस तर्क को दोहरा रही है अदालतों में कि जानने के हक आरटीआई के तहत आप ये जानकारी नहीं निकलवा सकते कि किस पार्टी को किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया या किसने मोटा चंदा दिया। अलबत्ता सरकार कोर्ट में कह देती है कि नागरिकों को ये जानने की ज़रूरत नहीं कि उनकी पार्टी को किसने कितना पैसा दिया बॉन्ड के माध्यम से। सरकार उन पर सवाल उठाने वाली विपक्षी पार्टियां भी चुप हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से तो वो भी चंदा लेती हैं। बस एक आध ही हैं जो इस बहस में बात कर रहे हैं और ये बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। और आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हम बड़ी खबर पर जाएं उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। अगर आप छत्तीसगढ़ के रायपुर के आसपास हैं तो मिलिए बताइए छत्तीसगढ़ का हाल दर्शक दर्शन में दी लल्लन टॉप टीम और सौरभ द्विवेदी के साथ। समय और जगह आप नोट कर सकते हैं। पता है स्प्री वॉक, तेलीबांधा लेक, रायपुर। तारीख 2 नवंबर की है। समय है शाम 5 बजे का। बुलेटिन पर वापस लौटते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। पहले ये तस्वीरें आप देखिए। लोकेशन है मंत्रालय। मुंबई में बना राज्य सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय। स्क्रीन की एक खिड़की में आप सीएम एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र की राजनीति के कई बड़े चेहरों को देख रहे हैं। सीएम शिंदे ने बीते रोज 31 अक्टूबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जो उसी की तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं। मंत्रालय के अंदर जिस वक्त ये मीटिंग चल रही थी, ठीक उसी समय कुछ विधायक मंत्रालय के ही बाहर हंगामा कर रहे थे। ये विधायक किसी एक पार्टी के नहीं हैं, बल्कि कई दलों के हैं। लेकिन इनमें से कईयों में एक बात कॉमन है, वो ये कि ये सब मराठा हैं। इनकी मांग थी कि मराठा आरक्षण का प्रस्ताव पास किया जाए और इस मुद्दे के समाधान के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। दर्शक जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मराठा आरक्षण को लेकर पिछले कुछ दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। इस वजह से राज्य में बिगड़े हाल को देखते हुए, आगजनी हिंसा को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस मीटिंग का नतीजा निकलने से पहले हंगामा कर रहे मराठा विधायकों को मंत्रालय से बाहर निकाल दिया गया। अब हम भी मंत्रालय से निकलकर महाराष्ट्र के उन हिस्सों का रुख करते हैं जहां मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार हिंसा और हंगामा हुआ। हिंसा की ये तस्वीरें आप देखिए। महाराष्ट्र में कहीं पर सड़क जाम की जा रही है, कहीं पत्थर चल रहे हैं, कहीं आगजनी की जा रही है, विधायकों के घर जल रहे हैं। प्रोटेस्ट में सुसाइड की कोशिश की खबरें भी हैं। सबसे ज़्यादा खबरें मुंबई, नागपुर, पुणे, लातूर, नांदेड़, अकोला, बीड़, इन शहरों से आ रही हैं, इन इलाकों से आ रही हैं। बीड़ में तो हिंसा के आरोप में अब तक 99 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इसके कई हिस्सों में अब भी कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट सेवा पर भी प्रतिबंध है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र के कई नेताओं के आवास पर तोड़फोड़ की है, जिसके चलते आज डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। मराठा आंदोलन से उपजे हालातों को सामान्य करने के लिए ही आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। करीब 3 घंटे तक चली बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने मीडिया को बताया, सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बाद शिंदे ने आरक्षण आंदोलन को लीड कर रहे मनोज जरांगे पाटिल से आग्रह किया कि वो अपना अनशन खत्म करें। जरांगे की मांग है कि सरकार सभी मराठों को कुणबी मान ले, ताकि उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के तहत नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिलने लगे। इसी मांग को लेकर जरांगे 29 अगस्त को जालना में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे। 14 सितंबर को जरांगे ने शिंदे और अन्य मंत्रियों के आश्वासन पर अपना उपवास तोड़ा। तब 40 दिनों में आरक्षण की घोषणा का आश्वासन हुआ। 24 अक्टूबर को 40 दिनों की डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन आरक्षण मिला नहीं। इसके बाद 25 अक्टूबर को जरांगे फिर से भूख हड़ताल पर बैठ गए और अब है ये प्रोटेस्ट। हमारी नज़र इस घटना पर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे दी लल्लन टॉप आपको बताता रहेगा। महाराष्ट्र के बाद अब चलते हैं बड़ी खबर की ओर।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विषय पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर 2023 से सुनवाई शुरू की। कौन कौन है बेंच में? भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। यह बहस आज के दिन यानी 1 नवंबर को भी जारी रही। याचिका दायर करने वालों ने बहुत कुछ कहा, सरकार ने भी बहुत कुछ कहा और ये सब सुनकर जजों ने भी अपनी राय रखी। इस पूरी बहस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को समझना होगा और उसकी पूरी बहस का कॉन्टेक्स्ट लेना होगा, तभी कोर्टरूम की डिबेट किसी तरह से हम एक्नॉलेज कर पाएंगे कि क्या चल रहा है। राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का ये साधन यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जनवरी 2018 में आया, तभी से दी ललन टॉप नियमित रूप से इस पर बात कर रहा है। हम अपनी पुरानी रिपोर्ट्स और ललन टॉप शोज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। यहाँ हम आपको क्विक रिकैप देंगे। किसी भी उपक्रम की तरह पॉलिटिकल पार्टीज को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। आपको ऑफिस चलाना है, अपनी पॉलिसीज का प्रचार करना है, नेताओं को यहाँ वहाँ जाना है, जनसंपर्क करना है, और ये ऑब्वियसली तभी हो सकता है जब कोई इसके बिल्स दे, पैसा दे इसके लिए। अब चूंकि भारत एक चुनावी लोकतंत्र है, इसलिए हिंदुस्तान का कानून आपको ये हक देता है कि आप एक राजनीतिक दल बनाएं, उसका पंजीयन कराएं और इसके लिए आप चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। खुलकर चंदा लेने में न कोई नैतिक समस्या है और ना ही कोई कानूनी रुकावट। दिक्कत वहाँ आती है जब हमें ये नहीं मालूम चलता कि चंदा दिया किसने और कितना दिया, क्योंकि तब ये मालूम करने का भी कोई तरीका नहीं रह जाता कि मोटे चंदे के एवज में राजनीतिक दलों ने या नेताओं ने किसी व्यक्ति या संस्था को फायदा तो नहीं पहुंचा दिया। यहाँ प्रश्न कानूनी बारीकियों से ज़्यादा लोकतांत्रिक मूल्यों का है। हो सकता है कि सब कुछ टेक्निकली लीगल हो, लेकिन क्या वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करने वाला एक्शन है? इस चीज़ को कंसिडर किया जाना है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात करना ज़रूरी है। साल 2017 में मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लाई और जनवरी 2018 में ये नोटिफाई हुआ, अधिसूचित हुआ। तब सरकार ने इसे पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में सुधार का कदम बताया और दावा किया कि इससे भ्रष्टाचार से लड़ाई में मदद मिलेगी, लेकिन ये दोनों दावे बेहद विवादित हैं। विवाद की शुरुआत कानून पास करने के वक्त से हो गई थी। बॉन्ड्स लाना एक पॉलिसी डिसीजन था, नीतिगत निर्णय, न कि सरकारी खजाने से जुड़ा हुआ फैसला था। फिर भी सरकार ने इसे मनी बिल बनाकर सिर्फ लोकसभा से पास करवा दिया ताकि राज्यसभा में इसे पास करवाने की ज़रूरत न पड़े, और पास नहीं करवाना है तो डिबेट क्यों होगी। खैर, अब ये बहस कि कैसे पास करवाया वो अतीत में छूट गई है। हम समझते हैं कि बॉन्ड्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। वो इलेक्टोरल बॉन्ड किसी गिफ्ट वाउचर जैसे होते हैं। सरकार हर साल 4 बार 10-10 दिनों के लिए इनकी बिक्री को खोलती है, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और फिर फाइनली अक्टूबर में। चंदा देने के इच्छुक लोग या कंपनीज या कोई भी XYZ अलग अलग मूल्यों के बॉन्ड ले सकते हैं। आप 1000 रुपये का बॉन्ड ले सकते हैं, 10,000 का बॉन्ड आता है, एक 10 लाख का आता है और सबसे बड़ा 1 करोड़ रुपए का। राजनीतिक पार्टियों को 2,000 रुपये से ज़्यादा चंदा देने के इच्छुक लोग या कॉरपोरेट हाउस भारतीय स्टेट बैंक की तय शाखाओं से बॉन्ड खरीद सकते हैं। SBI से ही मिलेगा। उनकी अलग अलग शहरों में देश के कुछ ब्रांचेस को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे आप जाकर के ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। मोदी सरकार ने 2022 में एक बात कही थी राज्यसभा में, ये कि विदेशी कंपनियों से चंदा बॉन्ड्स के जरिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसका प्रावधान नहीं है। लेकिन क्रमशः सुनवाइयों में हमने ये देखा है कि विदेशी चंदे वाला सवाल अभी सेटल नहीं है। ऐसा क्यों? आप आगे जब बात होगी तब जानेंगे। बॉन्ड खरीदने के बाद का काम ईजी है। 15 दिनों के भीतर आप अपनी पसंद वाली पार्टी को बॉन्ड दे सकते हैं, बशर्ते वो 1% वोट्स ले चुकी हो और वो इन बॉन्ड्स को भुनाकर पैसा अपने खाते में जमा करा लेंगी। बॉन्ड भुना रही पार्टी को ये नहीं बताना पड़ता कि उनके पास ये बॉन्ड कहाँ से आया, निखिल ने दिया, मोहन ने दिया या किसी कंपनी ने दिया, बताना ज़रूरी नहीं है। हाथ में बॉन्ड है तो पैसा अकाउंट में क्रेडिट होगा। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी ये बताने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते कि उनके यहाँ से किसने और कितने बॉन्ड्स खरीदे। ठीक इसी पॉइंट से विवाद का जन्म होता है। दिसंबर 2020 में खबर आई थी, महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं विहार धुर्वे, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना के तहत चंदा देने वालों को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सूचना मांगी। विहार का कहना था कि SBI को जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए बताना चाहिए कि पार्टियों को चंदा देने के लिए बॉन्ड खरीद कौन रहा है। इस अपील को खारिज करते हुए 21 दिसंबर 2020 को जारी एक आदेश में सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने, तब के थे, उन्होंने कहा कि डोनर्स के निजता के अधिकार का उल्लंघन करना लोकहित में नहीं है।
एसबीआई की तरफ से दिए गए तर्कों को बरकरार रखते हुए सीआईसी यानी केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जानकारी देना आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1)(EJ का उल्लंघन होगा, जो अथॉरिटी को छूट देता है कि वो तब तक जानकारी न दे जब तक उसे विश्वास न हो जाए कि यह जानकारी व्यापक लोकहित से जुड़ी है। मोटा माटी इसी तर्क पर सरकार आज भी टिकी हुई है। वो जानने के हक को लेकर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आरटीआई के दायरे से बाहर हैं और जैसा कि दर्शक जानते हैं, राजनीतिक दल भी आरटीआई के तहत नहीं आते हैं। यानी ये पूरी व्यवस्था किसी गुप्त दान की तरह हो जाती है जो धार्मिक स्थलों पर दिए जाते हैं। इस स्कीम पर आरबीआई और केंद्रीय चुनाव आयोग अतीत में अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं। पहले आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिल सकता है और बैंक नोट्स पर भरोसा कम होगा। फिर 27 मार्च 2019 को केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत के चुनावों के लिए खतरनाक माना। आयोग ने हलफनामे में कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा। राजनीतिक दल बगैर किसी जांच के विदेशी चंदा भी ले लेंगे और चंदा देने वाली विदेशी कंपनियां भारत की नीतियों को प्रभावित भी कर सकती हैं। इसके अलावा कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है ये पता नहीं चल रहा है मौजूदा व्यवस्था में। अब यहाँ पर्दादारी ही एक मुद्दा नहीं है, टैक्स का मुद्दा भी है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनीज या लोग इसकी खरीद पर लगने वाले इनकम टैक्स में रिफंड के हकदार होते हैं। मतलब उनके टैक्सेबल अमाउंट से जितने का बॉन्ड खरीदा वो डिडक्ट हो जाता है। फिर जब पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को भुनाती है और उसके खाते में पैसा आता है तो वो भी इनकम टैक्स रिफंड ले सकती है। अब सवाल उठता है कि इतनी अपारदर्शी व्यवस्था का लाभ किसे मिल रहा है, क्योंकि आपको ये तो नहीं पता चल पाएगा कि चंदा दे कौन रहा है, लेकिन मिल किसे रहा है चंदा ये पता चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ ने एक रिपोर्ट की है, ये आपको बताती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियों को कितना पैसा मिला। 2017 से 22 के बीच भारतीय स्टेट बैंक ने 9,208 करोड़ 23 लाख के बॉन्ड्स बेचे। इनमें से भारतीय जनता पार्टी को 5,271 करोड़ 97 लाख मिले, माने कुल पैसे का 57%। कांग्रेस को 952 करोड़ 29 लाख मिले, यानी कुल पैसे का 10% से थोड़ा ज़्यादा। तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ 88 लाख मिले, कुल पैसे का 8% के करीब। इसके बाद बीजू जनता दल है, इन्हें मिले 622 करोड़। 5वें नंबर पर तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके है, इन्हें मिले 431 करोड़। इन 5 पार्टीज के बाद नंबर आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, आम आदमी पार्टी एएपी, आप और जनता दल यूनाइटेड जदयू। इन तीनों पार्टियों को मिली रकम 100 करोड़ से कम है। आम आदमी पार्टी के मामले में एक स्पष्टीकरण और हम दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जो 48 करोड़ डिक्लेयर किए वो इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट दोनों से हुई इनकम है। अब इसमें कितनी राशि बॉन्ड्स वाली है वो साफ नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है। सीन ये है कि भारत में कंपनीज एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, अब इस कंपनी को अगर किसी और कंपनी या इंसान से डोनेशन मिल जाए और वो इस डोनेशन को किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहे तो इलेक्टोरल ट्रस्ट के तहत ये ट्रांजैक्शन किया जाता है। इन पार्टियों से इतर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बसपा और मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी ने चुनाव आयोग को बताया कि इन्हें बॉन्ड से पैसा नहीं मिला इस ड्यूरेशन में। यहाँ हम एक और बात साफ कर दें, दामिनी की ही एक और रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के जो नंबर्स हैं वो पूरी तरह से सामने नहीं आए कि किस पार्टी को कितना शेयर मिला, लेकिन जो आखिरी किस्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिकी है अक्टूबर 2023 में, यानी कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले, उसमें 1100 करोड़ से ज़्यादा के बॉन्ड्स की बिक्री हुई है और सबसे ज़्यादा बिक्री ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा हैदराबाद के किसी एसबीआई ब्रांच से हुई है। आगे चलते हैं, सुनवाई की तरफ आते हैं। बॉन्ड्स के मामले में इतनी दुश्वारियां देखते हुए 2 गैर सरकारी संगठन सामने आए। इनके नाम कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर हैं। इन दोनों संगठनों ने साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। एडीआर ने 2017 में ही पिटीशन लगा दी थी। बाद में एक याचिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी लगाई थी। ये वो पार्टी है जिसने बॉन्ड्स से पैसा नहीं लिया। इस पर सुनवाई करते हुए 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश दिया। इसमें राजनीतिक दलों से कहा गया कि वो बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दें। इसके बाद एडीआर दूसरी बार अदालत गया, ये कहते हुए कि बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, ये तो बता रहे हैं कि कितना मिला, लेकिन आया कहाँ से। मार्च 2021 में एडीआर ने एक और याचिका लगाई, कहा कि जब तक मामला अदालत में है तब तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री पर रोक लगाई जाए, लेकिन यह याचिका न्यायालय ने रद्द की। 5 अप्रैल 2022 को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरे मामले में दलील देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले का जिक्र किया। तब सीजेआई थे जस्टिस एनवी रमन्ना।
उनकी बेंच ने कहा कि न्यायालय के संज्ञान में मामला है, कोविड के चलते न्यायालय सुनवाई नहीं कर पाए, लेकिन अब इस पर सुनवाई होगी और इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई की राह एक बार फिर खुली। अलग अलग तारीखें भी थी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के टेबल पर है, जिसका हमने आपको थोड़ी देर पहले कुछ जानकारियां दी। सुनवाई 31 अक्टूबर से चल रही है, लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार ने 30 अक्टूबर को ही एक खुलासा किया था। उनके एफिडेविट से जानकारियां सामने आई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दिया। इसकी सेंट्रल लाइन यही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी प्राप्त करने का हक भारत के नागरिकों को मिला है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में देखा जाएगा। माने जरूरत पड़ने पर सूचना देने से इनकार भी किया जा सकता है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। सरकार का यह तर्क अखबारों ने प्रमुखता से छापा भी। हमने इस तर्क को समझने के लिए प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री से बात की, जो याचिका दायर करने वाली संस्था EDR के संस्थापक हैं। इसके पहले जो प्रावधान था कि भाई अगर किसी कंपनी ने या किसी ने भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया, उनको भी डिक्लेयर करना पड़ता था और पॉलिटिकल पार्टी भी बताती थी कि भाई हमको इतना पैसा फलाने कंपनी से फलाने जगह से मिला है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में वो कह रहे हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। तो यही है मेजर मुद्दा, तो यही है, पारदर्शिता खत्म हो गई है। और इसका डेंजर ये है कि बड़े बड़े कंपनियां जो हैं वो पैसा देती हैं और उसके बाद एक डाउट जनता में भी आता है कि भाई जो सरकार के जो पॉलिसीज या जो भी हैं वो जनता के हित में बन रहे हैं कि उस कंपनी के हित में बन रहे हैं जो इनको पैसा दे रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करके है। ये हर एक डेमोक्रेसी में, चाहे अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, यूरोप चले जाओ, जापान चले जाओ, जो भी डेमोक्रेसीज है वहां पे 100% पारदर्शिता होती है। यहाँ पे 0% है। 31 अक्टूबर से सुनवाई शुरू हुई। बहस पर आएं तो आपको सबसे पहले एक बात बता दें कि न्यायालय की पूरी कार्रवाई के ब्यौरे हम दे नहीं सकते हैं, संक्षेपण किया जाता है, थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे। वकीलों की दलीलों और बेंच की टिप्पणियों का क्रम एक जैसा बना रहे, ये इंश्योर करना मुश्किल होता है। बावजूद इसके हमने उपलब्ध जानकारियों को समेटने की कोशिश की है। दर्शक हमारे ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई की भाषा इंग्लिश है, इसलिए हमने अनुवाद किया है, भावानुवाद। न्यायालय की कार्रवाई की अगर आप सटीक जानकारी चाहते हैं तो न्यायालय से जारी आधिकारिक सूचनाओं को ही आप रेफर करें। चलिए कोर्ट में चलते हैं। स्लाइडर के बाद 31 अक्टूबर को सबसे पहले EDR की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण। उन्होंने दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि वो चुनावों से पहले इस मामले में फैसले का आग्रह कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने यह भी दलील दी कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA में उन बदलावों का भी विरोध करते हैं जिसके तहत विदेशी चंदे की राह खुली, क्योंकि इस बदलाव से पहले राजनीतिक दल, कैंडिडेट्स और नौकरशाहों को विदेशी चंदा लेने में मनाही थी। मौजूदा स्थिति यह है कि विदेशी कंपनी की अगर इंडिया में कोई सब्सिडरी हो तो वो चंदा दे सकती है, जबकि पहले ऐसा नहीं हो सकता था। ये प्रशांत भूषण का तर्क था, दलील थी। भूषण ने यह भी कहा कि पूर्व में चंदा लेने वाले दलों को रिकॉर्ड रखना पड़ता था, क्योंकि ये IT एक्ट का एक नियम था, लेकिन ये नियम बॉन्ड्स पर लागू नहीं होता है। मौजूदा समय में चंदा देने वालों की जानकारी सरकार के अलावा किसी के पास नहीं है। उन्होंने कहा कल को कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कह देगी कि हमने सुबह अपना ऑफिस खोला और देखा वहाँ तो 100 करोड़ का बॉन्ड रखा हुआ था, हमने उन्हें अपने खाते में जमा करा दिया, तो KYC था तो वो पैसा खाते में आ गया, लेकिन हमको ये नहीं पता कि दिया किसने। भूषण की अगली दलील थी कि एक सांसद प्रचार के लिए 70 लाख के करीब खर्च कर सकता है, जो आधिकारिक सीमा है। अगर एक पार्टी हिंदुस्तान की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो 500 करोड़ के अल्ले पल्ले खर्च होगा, लेकिन अकेले एक पार्टी को इतना पैसा मिला है जो इस सीमा के 10 गुना से ज़्यादा है। प्रशांत भूषण के आरोप थे कि बॉन्ड लोकतंत्र खत्म कर रहा है। ध्यान दीजिए कि यह विषय थोड़ा गूढ़ है, सरल नहीं है, इसमें कई सारे लेयर हैं। आप इस बात को CJ चंद्रचूड़ के रिमार्क से भी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर आप बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले का नाम जाहिर कर देते हैं तो बाकी दूसरी पार्टियों को भी पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति ने अमुक पार्टी को चंदा दिया। मान लीजिए कि कोई डोनर किसी राज्य में अपना काम धंधा फैलाए हुए है और उसने खासकर उस पार्टी को डोनेट नहीं किया जो सत्ता में है, और उस डोनर का नाम सभी पार्टियों को पता चल जाता है, तो विरोधी पार्टियां बातें करने लगेंगी। इसके बाद प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग और RBI की उन आपत्तियों के बारे में कोर्ट को बताया जिसकी जानकारी अभी कुछ देर पहले हमने आपको दी। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि अगर मतदाताओं को प्रत्याशियों की संपत्ति और देनदारी की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है तो उन्हें यह भी जानने का अधिकार है कि प्रत्याशियों की पार्टियों को कौन पैसा दे रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है।
भूषण ने अपने हिस्से का एक और तर्क दिया, कहा कि अगर मुझे पता चलता है कि किसी पार्टी को कोई ऐसी कंपनी बॉन्ड के जरिए पैसा दे रही है जिससे उस पार्टी ने फायदा पहुंचाया है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वो पार्टी भ्रष्ट है, क्योंकि क्विड प्रो को हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बॉन्ड के जरिए चंदे का बड़ा हिस्सा रूलिंग पार्टी को जाता है। इसके बाद प्रशांत भूषण ने भाजपा का नाम ले लिया, कहा खुद को मिले चंदे का खुलासा भाजपा ने किया है, वो बाकी सभी राष्ट्रीय पार्टियों को मिले चंदे को मिला दें तो भी भाजपा को मिला चंदा उसका 3 गुना बैठता है। इसके बाद प्रशांत भूषण वेदांता का जिक्र अपनी जिरह में लेके आए। उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर का जिक्र किया, कहा कि वेदांता खुद घाटे में है और कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन उसने बीते 5 सालों में 457 करोड़ रुपए के बॉन्ड चंदे में दिए। प्रशांत भूषण ने अपनी जिरह खत्म की तो सीजे चंद्रचूड़ ने एक और रिमार्क दिया। सीजे ने कहा, अगर कोई कंपनी डोनेट कर रही है तो उसके तमाम शेयर होल्डर्स को भी नहीं पता चल सकता कि आपने किसे डोनेट किया, यानी कंपनी ने। जब कंपनी का नेट रिजल्ट आएगा तो आप बस इतना कह देंगे कि हमने 250 करोड़ डोनेशन की तरह दे दिए। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की तरफ से सबमिशन देने आए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। उन्होंने कहा कि बॉन्ड की स्कीम में इस बात की तस्दीक कहीं से भी नहीं होती कि यह चंदा चुनावी प्रक्रिया में ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसका बस इतना मकसद है कि राजनीतिक पार्टियों को कितना अमीर बना दिया जाए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक और टिप्पणी की इसके बाद कि ऐसा भी नहीं है कि आपको खर्च की जानकारी देनी होगी। इस बात पर कपिल सिब्बल ने सहमति जताई, कहा कि इस पैसे का आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे ऑफिस बना लें, देश भर के ऑफिस में इंटरनेट और वाईफाई लगवा लें, आप दिन भर में 20 बार अपना चेहरा भी दिखा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि बॉन्ड स्कीम अपराधियों को सजा से बचाती है। इसके बाद वकील शादान फरासत और निज़ाम पाशा ने भी याचिकाकर्ताओं की ओर से जिरह की। दिन की बहस खत्म होने से पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ये पॉलिसी का मुद्दा है। दिन बीता, कैलेंडर में तारीख लगी 1 नवंबर की। बेंच और वकील कोर्ट रूम में फिर से जमा हुए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील विजय हंसारिया ने दलील शुरू की। उनके सबमिशन का केंद्र था कंपनियों द्वारा दिया जा रहा चंदा। उन्होंने कहा कि कंपनियों के चंदे पर साल 1968 में बैन लगाया गया, लेकिन एक संशोधन के बाद 1985 में इस बैन को हटाया गया। फिर साल 2013 में एक नया प्रोविजन आया कि सभी कंपनियां अपनी सालाना लाभ हानि की रिपोर्ट में राजनीतिक पार्टियों को दिए चंदे की जानकारी भी देंगी। फिर आए सीनियर वकील संजय हेगड़े। संजय हेगड़े ने हंसल मेहता की बनाई OTT सीरीज स्कैम का जिक्र किया। उन्होंने कहा, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिखाए गए। मेरे दिमाग में एक व्यक्ति की इमेज आई, राम जेठमलानी, जिन्होंने पत्रकारों के सामने दिखाया था कि 1 करोड़ रुपए को एक सूटकेस में कैसे फिट कर सकते हैं। मैंने अपने सहकर्मी से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सीरीज में ये देखा था, और आज अमाउंट चाहे 1 करोड़ हो या 10 करोड़, वो सब कुछ कागज के एक टुकड़े में फिट हो सकता है। संजय हेगड़े के सबमिशन के साथ ही कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के सबमिशंस पूरे हुए। अब बारी थी सरकार की। सरकार का पक्ष रखने आए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और उन्होंने अपनी बात शुरू की काले धन की चर्चा से। कहा कि भारत समेत दुनिया के कई देश काले धन की समस्या से जूझ रहे हैं, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है, इसका मकसद है कि साफ पैसा चुनावों में, बैंकिंग सिस्टम में और राजनीतिक पार्टियों के पास आ जाए। तुषार मेहता ने कहा कि ये स्कीम क्लीन मनी की दिशा में एकमात्र स्टेप नहीं है, ऐसे कई स्टेप लिए गए हैं जिनकी वजह से सिस्टम में बहुत सारा क्लीन मनी आज की तारीख में आया है। फिर उन्होंने स्कीम के गोपनीयता वाले क्लॉज की बात की। उन्होंने कहा, अगर स्कीम से गोपनीयता चली जाती है तो स्कीम खत्म हो जाएगी और मैं 2018 के वक्त में वापस हम लौट जाएंगे। आप याचिकाकर्ताओं से पूछिए कि अगर देश 10 कदम पीछे चला गया तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने तुषार मेहता के सामने कुछ सवाल रखे। कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के साथ दिक्कत यह है कि लोगों को चुनिंदा मसलों पर गोपनीयता देता है। अगर हम इस स्कीम को आज खारिज कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को दूसरी ऐसी स्कीम बनाने से रोका जा रहा है जिसमें सभी के पास बराबर का मौका हो। सीजेआई ने कहा, चुनावी प्रक्रिया में और ज़्यादा व्हाइट मनी लाने के प्रयास के साथ हमने एक गड्ढा पैदा कर दिया है जहाँ से सूचना गायब है। तुषार मेहता ने कहा कि कंपनियां इसलिए चंदा देती हैं ताकि पॉलिसी उनके फेवर में आए और वो चैरिटी करती हुई न दिखे। अपने सबमिशन में तुषार मेहता ने इस बात को भी स्वीकार किया कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसे अमूमन ज़्यादा पैसा मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि मान लीजिए मुझे चुनाव में चंदा देना है और मैं चेक के ज़रिए पैसा देता हूँ तो सभी पार्टियों को पता चल जाएगा कि मैंने पैसा दिया और किसको दिया। लेकिन अगर मैं इस ज़रिए पैसा नहीं देता हूँ तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि मैंने किसे कितना पैसा दिया। मेहता ने कहा कि मान लीजिए किसी राज्य में मेरी पार्टी और मुझे किसी पार्टी के चंदे के लिए 30 करोड़ दिए और मैंने पार्टी के फंड में 20 करोड़ ही जमा कराए, लेकिन अगर ये पैसा बॉन्ड के जरिए आएगा तो एक रुपया पार्टी फंड में ही जाएगा।
सीजे ने बयान दिया इसके बाद कि ये किसी एक या दो पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है, इस सभी को प्रभावित कर रहा है। मेहता ने कानून और सुधारों का जिक्र किया। इसके बाद आगे चलकर बहस में सीजीआई ने कहा, जब एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है तो पैसा कहाँ से आया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, डोनर का पता नहीं होता और इससे खर्च कहाँ किया गया ये भी नहीं पता होता। सीजीआई ने यह भी कहा कि सवाल पारदर्शिता का है। ये बात कतई ज़रूरी नहीं कि बॉन्ड खरीदने वाला इंसान ही डोनर भी हो, बस उनका खाता दिखाएगा कि उन्होंने बॉन्ड खरीदा, लेकिन उस बॉन्ड का डोनर है कौन ये जिक्र नहीं मिलेगा। तुषार मेहता ने जवाब दिया, लेकिन कुछ सेफगार्ड प्रैक्टिसेस भी हैं। उन्होंने सीजीआई को बताया, मैं तभी बॉन्ड खरीद सकता हूं अगर मैंने केवाईसी करवाया हो। कंपनी की बात हो तो कंपनी के बैलेंस शीट में दिखेगा कि फला अमाउंट डोनेट किया गया है, पार्टियों के खाते दिखाएंगे कि पैसा आया है। बहस को रोका गया, जो अब फिर से रिज्यूम होगी 2 नवंबर के रोज़। हम भी नज़र बनाए रखेंगे, आप भी नज़र बनाए रखिए। ये देश के चुनावी सिस्टम की सबसे बड़ी बहस है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। अब सुनते हैं, आपको दिखाते हैं उम्मीद की बात। संगीत और साहित्य ये वो विधाएं हैं जिनसे जीवन के सार को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। ये ऐसी विधाएं भी हैं जो हमेशा से ही दिलों को छूती हैं। हम आज संगीत और साहित्य की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया भर के 55 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया है। इसमें हमारे मुल्क के भी 2 शहर शामिल हैं, केरल का कोझिकोड और मध्य प्रदेश का ग्वालियर। कोझिकोड दोनों जैसे आप बुलाएं, शहर तो वही है। इसे साहित्य का शहर और ग्वालियर को संगीत का शहर इस रूप में मान्यता दी गई है। देश इतना और समृद्ध बने, इतना ही और काबिल। इसी नोट पे दी ललन टॉप शो की इस किस्त को हम कंक्लूड कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद के साथ विदा ले रहे हैं। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।